की कहानी है बेटी दामन को एक अलग कमरा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हेलो बेटिया, कैसी हो तुम? दामान जी और बच्चे कैसे? रेवती ने जैसे अनजाने नंबर से आया फोन उठाया। सामने बड़ी आत्मीयता से किसी ने सवालों की बौछार शुरू कर दी। नमस्ते जी, हम सब बढ़िया, आप लोग कैसे? उसे समझ में तो नहीं आया कि सामने वाला कौन है और उससे क्या समझौता करो, पर शिष्टाचार वंश उसने उत्तर दिया। लगता है बेटिया हमको परेशानी नहीं, हम तुम्हारे किशन काका, वो तुम्हारी पापा की समेली बुआ है ना, उसके देवर रामलाल के बेटे बोल रहे। अब परेशानी? हाँ सासा जी परेशान गई। रेवती को समझ में तो कुछ नहीं आया पर उसने हामी भर ली। ये हुई ना बात। अच्छा बिटिया, तुम्हारे छोटे भाई किशोर की शादी तय की है तो हमको खरीदारी करने आना है। तुम्हारा शहर तो बहुत बड़ा है, सुना है वहाँ कपड़े और सब सामान बहुत अच्छा और सस्ता मिल जाता है। अभी वो अपने पड़ोस वाले शर्मा जी की बेटिया की शादी हुई थी, उसके ससुर वाले सब वहीं से खरीदारी किए हैं। जी सासा जी, तो बेटिया कल सुबह हम तुम्हारी शहर पहुंच जाएंगे। दामाद जी को बोल देना सुबह 8 बजे हमारी ट्रेन पहुंचेगी, 7:45 लेने पहुंच जाए। अब तुम्हारे घर के ही रुकेंगे। तेरी सासी बोली कि कहीं और रुकेंगे तो बेटिया को बुरा लग जाएगा। उन्होंने बिना कुछ पूछे सुने अपनी बात एक सांस में कह दी। रेवती के पास कोई सहारा नहीं था। बहुत खुशी की बात है सासा जी, पर आपके दामाद जी का सुबह ऑफिस रहते हैं तो वो आपको लेने नहीं आ पाएंगे। अरे ये कौन सी बात हुई, हम पहली बार आ रहे हैं, उनसे कहो कि छुट्टी ले ले। उन्होंने बहुत अधिकार से कहा। रेवती का मन हुआ कि कह दे हमने तो आपको नहीं बुलाया है, हम आप अपने काम से आ रहे हैं, पर वो चुप रह गई। सासा से पहले से आपके आने का मालूम होता तो जरूर ले लेते। अब रात को 10 बजे, कल सुबह की छुट्टी नहीं ले सकते, आप रिक्शा करके आ जाइएगा। रेवती ने यथासंभव अपनी आवाज में मधुरता बोलते हुए कहा। रेवती ने घड़ी की ओर निगाह डाली और एक सरसरी नजर अपने घर पर। सब व्यवस्थित था, बस सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर मेहमानों के लिए भी व्यवस्था कर लेगी। रेवती को चिंता के साथ साथ डर भी लग रहा था कि सब कैसे मैनेज होगा। सुरक्षा के ऑफिस में इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा था और बच्चों के एग्जाम्स सिर पर थे। वैसे भी ऑनलाइन क्लासेज के कारण उनकी पढ़ाई का तो भगवान ही मालिक था। उसे याद आया कि उसने ये तो पूछा ही नहीं कि कितने लोग हैं और कितने दिनों का कार्यक्रम है। सासा जी, सासी जी और बेटा 3 लोग तो होंगी, पर अब चिंता करने से क्या होगा, मना तो करते नहीं बना। अब जो होगा कल सुबह तो पता चल ही जाएगा। अगले दिन सुबह रेवती और जल्दी उठ गए। सरसी और बच्चा का टिफिन बनाने के साथ साथ उसने नाश्ता में हलवा, खमन और पोहे बना लिए। बच्चों और सरसी के रवाना होते ही वो लोग आ गए। सासा जी, सासी जी के साथ 3 और लोगों को देखकर वो हतप्रभ रह गई। घर में घुसते उन लोगों की निगाह घर का मुआयना करने लगी। आइए आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं शाही नाश्ता लगाती हूँ। रेवती ने उन्हें पानी देते हुए कहा, पहले खिला पिला दो फिर मंजन वगैरह करेंगे। सासी जी ने हंसते हुए कहा और वो सोफे पे पसर गए। रेवती ने किशन का रुख किया और बाकी लोगों ने घर के कमरा का। रेवती के रोकते रोकते तो वो लोग दोनों बेडरूम में घुस गए। बहुत छोटा सा प्लेट है बिटिया, बिल्कुल मुर्गी के दबड़े जैसा, दम नहीं घुटता यहाँ तुम्हारा। सासी जी ने बड़ी सहानुभूति से कहा। हमारे परिवार के हिसाब से बड़ा ही है सासी जी, अब हम 4 लोग ही तो हैं। हमारा कमरा अलग और बच्चों का अलग और ये हॉल। चलिए शाही नाश्ता ले लीजिए। रेवती ने वही बात खत्म करना उचित समझा।
तो दीदी आपके घर में कितना कबाड़ भरा है। उनकी बेटी ने अपना ज्ञान दिया, रेवती को गुस्सा को बहुत आया, पर चुप रह गई। हाँ बेटिया, जहाँ देखो वहाँ किताबें किताबें, घर में तो पैर रखने की जगह ही नहीं। ये सब फालतू की किताबें और पत्रिकाओं को कबाड़ में बेच दो। सासी जी कदम आगे बढ़कर बोली। रेवती खून का घूंट पीकर रह गई। मन तो हुआ कि कह दे कि जब आपको इतना छोटा फ्लैट लग रहा है जहाँ पैर रखने को जगह नहीं, तो अपना इंतजाम कहीं और कर लो। पर फिर वह शिष्टाचार, सासी जी हम सारों कोई पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, फिर बच्चों की पढ़ाई की किताबें, इनकी जरूरी का गजाम और किताबें, मेरी भी किताबें बस वही हैं। अच्छा, आप लोग खाने में क्या खाएंगे बता दीजिए तो फटाफट मैं तैयार कर देती हूँ। खाना खाकर वो लोग शॉपिंग को निकल गए। रेवती ने रात की सांस ली। उसने फटाफट अपने बाकी के काम निपटाए, बच्चों के कमरे में उनके सोने की व्यवस्था कर दी और बच्चों का बिस्तर अपने कमरे में जमीन पर लगा दिया। बच्चे भी घर में अचानक आए इन मेहमानों के कारण परेशान तो थे, पर कुछ नहीं बोले। बिटिया, एक कमरे में हम 500 कैसे सोएंगे। बेटी दामाद को एक अलग कमरा से दो, सासी जी बोले। रेवती का मन हुआ कह दे कि एक कमरा और रातों रात कहाँ से बनवाऊं। हम सारों भी तो एक कमरे में सो रहे हैं, वो भी आपके कारण। पर उसने संयंत सफर में कहा, तो आप लोग हॉल में सो जाइए, आप लोगों के बिस्तर वहीं लगा देती हूँ। उस पर भी उनका मुंह उतर गया। उन्होंने एक कमरे में सोना उसी समझा, क्योंकि गर्मी बहुत थी और हॉल में एसी नहीं था। ना तो कभी सासी जी और ना ही उनकी दोनों बेटियों ने उसके किसी भी काम में रख दिए पर भी हाथ बटाने की जो मत ही ली। पर हाँ, छोटे से घर में हो रही उनको असुविधा के लिए बार बार ताने देने से नहीं सूखे। सुरक्षी की तनख्वाह से लेकर घर के खर्चों तक का हिसाब तो उन्होंने ले लिया था। 3 दिन तक अपनी जमकर खातिरदारी करवा कर उन्होंने विदा ली। जाती जाती सासी जी उसे व्यवहारिक समझाते हुए अपनी बेटी दामाद के लिए लिफाफे करवाना नहीं भूली। हाँ, ये बात अलग है कि उन्हें ये याद नहीं रहा कि वो भी जिसके घर अपने खुदमे को लेकर खातिरदारी करवाने आई है, वो बेटी दामाद का ही घर समझ कर आई है। उनकी जाति रेवती ने रात की सांस ली। 3 दिन तक अनसाई मेहमानों के अत्याचार को सहन करने के बाद अब रेवती ने तौबा कर ली कि भैया उनको पहले से ना बोलकर बुराई लेना ज्यादा अच्छा है। बती मिस्त इतना अत्याचार रोना। दोस्तों, हम मेहमानों को भगवान का दर्जा दे लेकर उनकी आप भगत करते हैं। पर बहुत बार ऐसे मेहमान सिर दर्द बन जाते जो अपने मतलब के लिए आते और मेजबान के लिए तारीफ के 2 बोल तो छोड़ो, बात बात में उन्हें सुना जाते।